जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश चिरंजनी, योर पॉलिटी मेंटोर। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने भारत की जर्नी को स्टार्ट कर दिया था कि कैसे एक छोटे से गांव का बच्चा आगे जाके हमारे देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। चलिए आज उसी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि स्पीकर बनने के बाद भारत की लाइफ में क्या क्या चेंज आते हैं और एक स्पीकर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्पीकर पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं। पार्लियामेंट के किस हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों? लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। लोकसभा को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम स्पीकर का ही होता है। और हमारी जर्नी में हमारा भारत अब स्पीकर बन चुका है, तो उसकी लाइफ में भी अब काफी चेंजेस आएंगे। भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी बढ़ जाएगी। आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भारत किस तरीके से लोकसभा को रेगुलेट करता है। बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शक्ति बैचेस के सारे लेक्चर्स पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। आप पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही उस ऐप को ओपन करेंगे आपको शक्ति बैच का लोगो मिलेगा। शक्ति बैच के लोगो के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। आपको सिर्फ उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप शक्ति बैच को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, बट आप चिंता मत कीजिए, ये जो बैच है ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जैसे ही उस पर सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्लासेस के सारे नोट्स, एमसीक्यूज, सारी चीजें आपको उसी ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए बच्चों हमारी जर्नी को, हमारे भारत की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि भारत जो है वो स्पीकर बन चुका है। स्पीकर बनने के बाद अब भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई है। नाउ ही इज नॉट ए नॉर्मल मैन, ही इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो लोअर हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन चुका है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के बाद जैसे ही भारत सेशन स्टार्ट करता है, दैट मींस लोकसभा का भी एक मीटिंग होती है, सेशंस होते हैं। सेशन स्टार्ट करने के लिए यह जरूरी है यहां पर एक पॉइंट कि जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर या हाउस के अंदर, जितने भी मेंबर्स हैं, मैं दोनों हाउस की बात कर रहा हूं बच्चों, यहां पर लोकसभा की भी बात कर रहा हूं और राज्यसभा की भी बात कर रहा हूं, कि अगर भारत को एज एन स्पीकर किसी मीटिंग को स्टार्ट करना है तो उसका एक रिक्वायरमेंट यह होता है कि जितने भी मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका 1/10 प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वो 1/10 प्रेजेंट नहीं है तो लोकसभा की प्रिसाइडिंग या मीटिंग को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो भारत को भी अब लोकसभा की मीटिंग को अगर स्टार्ट करना है तो यहां पर जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स का 1/10 होना जरूरी है। और ये किस आर्टिकल में लिखा है बच्चों? आर्टिकल 100 के अंदर ये चीज दी गई है। अब यहां पर 1/10 का मतलब क्या होता है, एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए भारत लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गया है, वो स्पीकर है लोकसभा के। लोकसभा की मान लेते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ है 500। अब अगर किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करना है तो इसका 1/10 लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है, जो कि कितने हैं? 50। अगर 50 लोग वहां पर प्रेजेंट होंगे तो लोकसभा की मीटिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। तो चलिए भारत की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है कि वो पहली बार जाता है स्पीकर बनके, और यहां पर होता यह है कि 50 से ज्यादा लोग यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब भारत जो है वो लोकसभा की एक मीटिंग को आगे बढ़ा सकता है। चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों, ये एनडीए एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की पॉइंट की अगर बात की जाए कि हाउस के अंदर मेजरली दो होते हैं। एक वो पार्टी होती है जो जीती है, जिसके पास मेजॉरिटी है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेजॉरिटी पार्टी। इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन होने के बाद जो पार्टी जीत जाती है वो अपनी सरकार बनाती है, तो वो बेसिकली होती है मेजॉरिटी पार्टी। अब देखिए मेजॉरिटी पार्टी के अंदर जो उनका लीडर होता है उसे बेसिकली कहा जाता है लीडर ऑफ द हाउस। यहां पर हम किस हाउस की बात कर रहे हैं? हम पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी एक हाउस की बात कर रहे हैं। बट आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यहां पर बेसिकली लोकसभा की बात कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिनके ज्यादा कैंडिडेट्स अपॉइंट होते हैं, उन्हीं में से एक लीडर ऑफ द हाउस बन जाता है, जिसके पास बेसिकली हम बात करें। और दूसरा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ऐसी पार्टी जो सरकार तो नहीं बना पाई है, बट उनके भी कुछ लोग वहां पर सिलेक्ट हुए हैं जो कि अपोजिशन में खड़े होते हैं, और ये होते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीडर ऑफ द हाउस के पास मेजॉरिटी होती है, ज्यादा नंबर ऑफ एमपीज इनके अंडर आते हैं, इस पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं, दैट्स वाई अपनी सरकार बना लेते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो इनके भी कुछ लोग सिलेक्ट होकर आते हैं, बट ये इतने नहीं होते हैं कि ये अपनी सरकार बना सके।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है और लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या होता है। ये दोनों ही लीडर दोनों हाउस के अंदर होते हैं। राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस अलग होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन अलग होगा, और लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस अलग होता है और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी लोकसभा का अलग होता है। चलिए बच्चों इस पॉइंट को थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है उन्हें इन दोनों लीडर्स के साथ ही डील करनी है, क्योंकि दोनों मेजर पार्टीज यहां पर रहती है। इन दोनों पार्टीज के थ्रू ही लोग हमारे देश को चलाया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो चलिए दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम और जानते हैं। चलिए पहले बात करते हैं लीडर ऑफ द हाउस के बारे में। लीडर ऑफ द हाउस की बात की जाए कि लोकसभा के अंदर हमारे संविधान में ऐसा लीडर ऑफ द हाउस होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है बच्चों। बट लोकसभा की जो रूल बुक है, राज्यसभा को चलाने के लिए और लोकसभा को चलाने के लिए एक अलग से रूल बुक बनाई जाती है। ऐसी बुक जिसके अंदर यह लिखा गया है कि लोकसभा को कैसे चलाया जाएगा या राज्यसभा को कैसे चलाया जाएगा। तो लोकसभा की रूल बुक के अंदर लीडर ऑफ द हाउस मेंशन है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात की जाए कि यूजुअली यह देखा जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही सीट जीत के आए हैं या लोकसभा से ही अपॉइंट हुए हैं, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर यूजुअली यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर ही लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। ये पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि यूजुअली कंडीशंस के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर को ही लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट किया जाता है, बिकॉज जो भी पार्टी जीती है उसके लीडर कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि और अ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये यूजुअल कंडीशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया। बट ये भी हो सकता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से जीत के आए हैं, अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा के मेंबर है, तो राज्यसभा के अगर वो मेंबर हैं तो वो लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा से तो नहीं बन सकते। तो यहां पर ये होता है कि या तो प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा के नहीं है, वो राज्यसभा से अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि हम बात करें इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी ऐसी प्राइम मिनिस्टर है जो कि हमारी राज्यसभा से अपॉइंट हुई थी। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन के अंदर लीडर ऑफ द हाउस को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, बेसिकली हम बात करें तो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि राज्यसभा के अंदर भी अगर कोई लीडर ऑफ द हाउस है तो उसको भी कौन नॉमिनेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही यहां पर करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। और लास्ट की बात की जाए कि नॉर्मली क्या होता है कि मेजॉरिटी पार्टी के ही वो लीडर होते हैं, यूजुअली ये चीज देखी जाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर लीडर ऑफ द हाउस ही प्ले करते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी के लीडर कौन है, लीडर ऑफ द हाउस हैं। तो जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, वो इन्हीं लीडर ऑफ द हाउस के थ्रू बनाए जाते हैं। आज की कंडीशन की बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लीडर ऑफ द हाउस हैं लोकसभा से। तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि लोकसभा से ही उन्होंने सीट जीती है। इसी तरह दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे आते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात की जाए तो यहां पर लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए एक कंडीशन होती है बच्चों, उस कंडीशन को हम जान लेते हैं। वो कंडीशन आपकी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन बच्चों ये होती है कि हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। क्या मतलब है इसका, यहां पर यह कहा जाता है कि जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसी अपोजिशन पार्टी में से एक लीडर ऑफ द हाउस चुना जाएगा, सॉरी लीडर ऑफ द अपोजिशन चुना जाएगा। बट लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए भी एक कंडीशन होती है। हर पार्टी का एक कोई भी पर्सन लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बन सकता है। यहां पर एक कंडीशन दे रखी है कि हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दैट मींस, इसको फिर से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि किसी इलेक्शन में या लोकसभा की टोटल सीट से 500, यहां पर 500 के बाद 300 सीट्स एक ऐसी पार्टी को मिल जाती है जो कि इलेक्शन जीत गई है। तो अब देखिए 500 में से 300 सीट्स अगर उनको मिल गई है तो ऑब्वियसली लीडर ऑफ द हाउस कहां से सिलेक्ट होगा, इस पार्टी से सिलेक्ट हो जाएगा। अब बची हुई 200 सीट्स कोई दूसरी पार्टी जीत लेती है। अब इस दूसरी पार्टी में से कौन इलेक्ट हो जाएगा, लीडर ऑफ द या लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट हो जाएगा। बट यहां पर एक कंडीशन है कि जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका 1/10 सीट्स यहां पर उनको जीतनी पड़ेगी। दैट मींस अगर यहां पर 500
टोटल सीट्स है हमारी, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा बच्चों? इसका 1/10 हो जाता है 50 सीट्स। तो यहां पर 50 सीट्स जीतनी पड़ेगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया 500 का, है ना। लोकसभा के अंदर सीट्स 500 नहीं है, वो ज्यादा है, बट एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन को चूज किया जाता है उस लार्जेस्ट पार्टी से जिसने कम से कम जो टोटल सीट से लोकसभा में उसकी 1/10 सीट को जीत लिया हो, और उन्हीं में से लीडर ऑफ द अपोजिशन को चूज किया जाता है। अब देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इनके जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं बच्चों? आपको याद आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे थे, है ना। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होती है वो इसी के अंदर आती है। तो इनका जो दर्जा होता है किसका? लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। इनकी सैलरी, इनके अलाउंस भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनडीए के अंदर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहां पर इनका मेजर फंक्शन होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। देखिए, यह माना जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर प्रॉपर डेमोक्रेसी तब होती है जब अपोजिशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि सरकार ने अगर कोई गलत पॉलिसी बनाई है या सरकार ने कोई गलत स्टेप लिया है, तो उस गलत स्टेप को क्रिटिसाइज करने का काम कौन करते हैं? ये लीडर ऑफ अपोजिशन करते हैं या अपोजिशन पार्टी करती है। तो दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, सरकार के ऊपर हमेशा एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एक छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर आपको अपने देश को प्रॉपर डेमोक्रेसी के साथ चलाना है तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ अपोजिशन का होना यहां पर जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि देखिए, एक पॉइंट आता है शैडो कैबिनेट। ये शैडो कैबिनेट की तरह काम करती है। शैडो कैबिनेट का बेसिकली अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ये ब्रिटेन से एक वर्ड लिया गया था। वहां पर यह होता है कि पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक एक मिनिस्टर्स को अपोजिशन पार्टी के अंदर अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो उन हर कैबिनेट मिनिस्टर के काम के ऊपर क्रॉस चेक करते जाते हैं, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, और ये भी बताते हैं कि अगर हम इस पॉलिसी को बनाते तो हम क्या क्या यहां पर इंप्लीमेंटेशंस करते। ये छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहां पर इसको जरूरी है। चलिए, आप आई होप आप समझ गए होंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है बच्चों? 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द हाउस, है ना। ये दोनों हाउस की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा की भी बात कर रहे हैं, लोकसभा की भी बात कर रहे हैं। तो हमारा जो भारत है, जो कि स्पीकर है, उनको यहां पर लीडर ऑफ द हाउस के साथ भी डील करना है और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ भी डील करना है। देखिए, यूजुअली ये बात याद रखिएगा, जो स्पीकर होते हैं वो उसी पार्टी से होते हैं जिस पार्टी की सरकार बनती है। दैट मींस लीडर ऑफ द हाउस और जो स्पीकर है वो सेम पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, ये देखा जाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, ये सारे पॉइंट समझने के बाद, कि यहां पर हमने देखा था कि जब भारत स्कूल के अंदर था, भारत अपने स्कूल का या अपनी क्लास का मॉनिटर था। वो अपनी क्लास को, अपने स्कूल को बहुत सारे रूल्स के थ्रू, बहुत सारे रेगुलेशंस के थ्रू मैनेज करता था। अब यहां पर भारत की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब वो मॉनिटर तो है, बट अब वो स्कूल का मॉनिटर नहीं है। अब वो लीडर तो है, बट वो स्कूल का लीडर नहीं है। वो रेगुलेट तो कर रहा है चीजों को, बट चीजों को अब वो स्कूल में रेगुलेट नहीं कर रहा है। अब वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, जो कि लोकसभा है, उसको रेगुलेट करता है। तो यहां पर भारत की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। देखिए, अब यहां पर होता यह है कि लोकसभा, जो कि आर्टिकल 81 के अंदर आती है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि लोकसभा को चलाने के लिए, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए 3 तरह के सेशन होते हैं। कौन से सेशन होते हैं जिनकी हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में? याद हो तो पहला था बजट सेशन, दूसरा था हमारा मॉनसून सेशन, और तीसरा था हमारा विंटर सेशन। ये तीनों सेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे स्कूल्स के अंदर आपकी क्लासेस लगती जाती हैं, उसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी ये सेशंस होते हैं जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है। इन सेशंस के अंदर सारे मिनिस्टर्स आते हैं, किसी बिल के ऊपर डिस्कस करते हैं, रूल्स बनाते हैं,
रेगुलेशंस बनाते हैं और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसी तरह के सेशंस की बात की जाए तो इन तीनों सेशंस के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होता है बच्चों, जिसे कहा जाता है जॉइंट सिटिंग, जो कि अंडर आर्टिकल 108 आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग के ऊपर हर गवर्नमेंट एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। एनडीए के अंदर भी इस पॉइंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बच्चों बहुत ज्यादा हैं। अब समझते हैं बच्चों जॉइंट सिटिंग होती क्या है। देखिए नॉर्मली हम अगर बात की जाए तो जॉइंट सिटिंग तब की जाती है जब किसी बिल के ऊपर लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर सहमति ना हो या डेडलॉक उत्पन्न हो जाए, डेडलॉक की सिचुएशन आ जाए। इस सिचुएशन के अंदर एक जॉइंट सिटिंग बनाई जाती है। मान लेते हैं कि किसी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया या कह सकते हैं कि राज्यसभा ने फिर उसको रोक लिया है। ऑर्डिनरी बिल के केस में राज्यसभा 6 महीने तक उस बिल को अपने पास रख लेती है। तो ये सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक जॉइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके अंदर राज्यसभा के भी और लोकसभा के दोनों के मेंबर्स आके इकट्ठा होते हैं। आपको ये चीज पता होगी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स को एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो किसी बिल के ऊपर अगर दोनों की सहमति नहीं बन रही है, किसी बिल को अगर दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ बिठा के उसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है। इसीलिए सिटिंग को क्या कहा जाता है, जॉइंट सिटिंग। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है इसको हम समझते हैं। देखिए जॉइंट सिटिंग के लिए जो समन भेजा जाता है, जो बुलाया जाता है कि अब इस डेट को जॉइंट सिटिंग होने वाली है, यह समन किसके थ्रू भेजा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। वो किस किस को समन भेजते हैं बच्चों, वो समन भेजेंगे हमारी राज्यसभा को भी और समन भेजेंगे हमारी लोकसभा को भी। दैट मींस जो समन भेजा जाता है जॉइंट सिटिंग के लिए वो कौन भेज रहे हैं, यहां पर प्रेसिडेंट भेजते हैं। किसको भेज रहे हैं, राज्यसभा के लिए भी समन भेजेंगे और लोकसभा के लिए भी समन भेजेंगे। समन का मतलब बेसिकली होता है एक आदेश, एक लीगल आदेश हम बोल सकते हैं, जिसको ठुकराया नहीं जा सकता है। ये ऑफिशियल नोटिस होता है जो कि कौन भेजते हैं, प्रेसिडेंट। ये बताएंगे कि इस दिन जॉइंट सिटिंग होने वाली है, आपको प्रेजेंट रहना है। अब जॉइंट सिटिंग के अंदर तो क्या होगा, लोकसभा के लोग भी होंगे और राज्यसभा के लोग भी होंगे। अब यहां पर जब ये जॉइंट सिटिंग होती है तो इस सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा। जैसे लोकसभा के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, हमारा स्पीकर होता है। राज्यसभा के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, हमारा चेयरमैन होता है। तो यहां पर जब जॉइंट सिटिंग होती है तो इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए यहां पर हमारा जो भारत है वो इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है। दैट मींस स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग, कि जब भी जॉइंट सिटिंग होगी उस सिटिंग को रेगुलेट करना, प्रिसाइड करना, ये किसका काम होगा, ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा का काम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। जॉइंट सिटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ बट दो कुछ बिल होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, कि मनी बिल के टाइम पे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं की जा सकती है। आप कंफ्यूज मत होइए कि मनी बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है। इसी लेक्चर के अंदर मैं आगे आपको ये बिल्स भी बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे भारत को इन बिल्स को ही पास करवाना है रेगुलेशन के साथ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये जॉइंट सिटिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर आपको इसका आर्टिकल याद रखना है 108। आपको ये याद रखना है कि समन कौन भेज रहा है, प्रेसिडेंट भेजते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये 3 से 4 पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखना है। अब देखिए किसी भी सेशन को स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि हमने सेशंस की हम बात कर रहे थे, हमने कुछ सेशंस देखे थे। 3 तरह के सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। और इसके बाद हमने जॉइंट सिटिंग देखी थी। हमने देखा था कि जॉइंट सिटिंग में किस तरीके से प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को समन करते हैं। वैसे ही इन सेशंस को भी बुलाने के लिए, इन सेशंस के लिए भी समन करना जरूरी होता है। इन सेशंस को बुलाना भी जरूरी होता है कि बजट सेशन इस डेट से स्टार्ट होने वाला है या मॉनसून सेशन इस डेट से स्टार्ट होगा। तो इन सेशंस को इनोग्रेट करने के लिए भी समन भेजा जाता है। अब ये समन का प्रोसेस क्या होता है ये हम देख लेते हैं बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे समन का। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि समन कौन करेगा, जब भी किसी हाउस के अंदर किसी सेशन को बुलाना होता है, चाहे वो विंटर हो, बजट की सेशन की हम बात कर रहे हैं, जॉइंट सेटिंग की बात कर रहे हैं, समन का जो पावर है, बुलाने का जो पावर है, वो कौन किसके पास होता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली बात करें तो एक समन भेजते हैं
किसको भेजा जाता है समन बच्चों? यहां पर लोकसभा को भी भेजा जाएगा और हमारी राज्यसभा को भी भेजा जाता है। तो दोनों हाउस के अंदर अगर आपको किसी भी सेशन को स्टार्ट करना है तो समन कौन भेजते हैं? यहां पर हमारे प्रेसिडेंट भेजते हैं। और कहां भेजेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है। और दोनों हाउसेस के मेंबर्स को उस डेट पे प्रेजेंट होना पड़ता है जिस डेट से वो सेशन स्टार्ट हो रहा है। सेशन के अंदर क्या किया जाता है? जैसा मैंने बताया है आपको, सेशन के अंदर पॉलिसीज बनाई जाती है। जैसे जो बजट सेशन होता है, बजट सेशन के अंदर हमारा बजट डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा जो सेशंस होते हैं वहां पर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है, नए प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, बिल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो समन बुलाने का काम है ये किसका होगा? प्रेसिडेंट का काम होता है। अब देखिए, समनिंग के बाद जब लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो यहां पर भी चीजें कुछ थोड़ी सी अलग हो जाती है। देखिए यहां पर देख लेते हैं, कुछ 2 से 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि यहां पर समन का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। दोनों हाउस को समन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हु समन्स द बोथ हाउसेस? प्रेसिडेंट ही समन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, कि जो 2 सेशंस होते हैं उनका मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मींस कि ज्यादा से ज्यादा 2 सेशंस के बीच में जो गैप होता है वो 6 मंथ्स हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है ना? आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक सेशन है हमारा बजट सेशन, दूसरा सेशन हम मान लेते हैं हमारा है विंटर सेशन। तो बजट सेशन और विंटर सेशन के बीच का जो डिफरेंस है, गैप का डिफरेंस है, वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मींस यहां पर अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो 1 साल के अंदर एटलीस्ट 2 सेशंस पार्लियामेंट के होना मैंडेटरी है। कंपल्सेशन है कि 2 सेशंस होना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब प्रेसिडेंट बुला लेते हैं, है ना, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने क्या किया है? समन बुला लिया है। अब समन के थ्रू क्या है? एक सेशन स्टार्ट हो गया है। मान लेते हैं कि बजट सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। कहां पर स्टार्ट हो गया? लोकसभा के अंदर बजट सेशन स्टार्ट हो गया है। उसको प्रिसाइड कौन कर रहा है? उसको प्रिसाइड कर रहा है हमारा भारत, क्योंकि लोकसभा का हेड कौन है, या कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर जो स्पीकर है, जो रेगुलेट कर रहा है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है। और हमारी इस स्टोरी में हमारा भारत के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि जब भी लोकसभा के अंदर कोई सेशन स्टार्ट होता है, वो सेशंस कई सारी मीटिंग्स में डिवाइड होता है और वो मीटिंग्स भी कई सारी सिटिंग्स में डिवाइड होती है। यूजुअली होता है कि एक दिन में 2 सिटिंग्स होती है, एक दिन में 2 सिटिंग्स होती है और इन बिटवीन एक इंटरवल होता है। अब मान लीजिए कि उन सिटिंग्स को एक दिन पूरा हो गया है, दोनों सिटिंग्स यहां पर कंप्लीट हो गई है। हमारा भारत जो है वो कौन है? यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का। अब सिटिंग कंप्लीट होने के बाद ये कहना चाहते हैं कि आज की जो सिटिंग है या जो मीटिंग है वो ओवर हो गई है और कल हम इस टाइम पे मिलेंगे। तो बेसिकली इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एडजर्नमेंट कहा जाता है। इस प्रोसेस के अंदर ये कहा जाता है, जैसे कि हमारा जो लीडर है भरत, वो ये बोल रहा है कि लोकसभा के एक सेशन के अंदर जब मीटिंग्स कंप्लीट हो गई है तो भरत ये कह रहा है कि भारत हमारा ये कह रहा है कि सिटिंग विल स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग एट 11 AM, कि अब जो अगली सिटिंग है वो कल 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है कि मीटिंग को एंड करना, मीटिंग को खत्म कर देना, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? एडजर्नमेंट। यहां पर पूरा सेशन खत्म नहीं हो रहा कि बजट सेशन ही खत्म हो गया, एडजर्न कर दिया बजट सेशन ही नहीं। आज के दिन की जो मीटिंग्स है जब आप उसको खत्म कर देते हैं और एक प्रॉपर डेट बता दी जाती कि अब अगली बार हम इस डेट को मिलेंगे, इस दिन मिलेंगे, या इस मॉर्निंग को या इवनिंग को मिलेंगे। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, जब सिटिंग खत्म हो गई तो भारत ने क्या कहा कि सिटिंग विल स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग एट 11 AM। भारत ने ये चीज कही है कि कल 11 बजे सिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट मींस क्या होता है कि ये जो पावर है हाउस को एडजर्न करने का, वो किसके पास है? लोकसभा या राज्यसभा के केस के अंदर राज्यसभा के चेयरमैन के पास होता है और लोकसभा के सिनेरियो में लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समन कौन कर रहा था? समन प्रेसिडेंट कर रहे हैं। एडजर्नमेंट का पावर किसके पास है? यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं कि एक सेशन पार्लियामेंट जिसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती है और जैसा मैंने बताया कि हर मीटिंग के अंदर 2 सिटिंग्स होती है। इन सिटिंग्स की अगर डेट आगे बढ़ानी है
तो बेसिकली क्या होता है कि एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि आज की ये सिटिंग कंप्लीट हो गई है। मान लेते हैं कि 2 सिटिंग्स थी, एक थी 9 से 11 और उसके बाद थी 3 से 6। तो 6 बजे के बाद क्या बोलेंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बोलेगा कि द मीटिंग इज एडजर्न। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि आज की जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। और ये बोलने के बाद वो अगले दिन कब होगी मीटिंग ये भी बता देंगे आपको। जैसे यहां पर भारत ने बताया था कि अगले दिन 11 बजे हम मिलेंगे। तो देखिए इस पॉइंट में ये भी कहा गया है कि ये जो एडजर्नमेंट है इस वर्ड के थ्रू ये कहा जाता है कि अब ये वाली सिटिंग जो है वो खत्म हो गई है और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वहां पर डिस्क्राइब कर दिया जाता है, जो कि कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं या कुछ वीक्स हो सकते हैं। दैट मींस आपको यहां पर ये पॉइंट पे जोर देना है कि एडजर्नमेंट के अंदर सेशन डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मीटिंग ओवर होती है और एडजर्नमेंट के टाइम पे ये बता दिया जाता है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट एक पॉइंट होता है एडजर्नमेंट सिन डाई। ये वर्ड थोड़ा सा अलग है। एडजर्नमेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मीटिंग जो है वो क्या हो गई है, सिटिंग खत्म हो गई है, मीटिंग टर्मिनेट हो गई है। अब सिन डाई का बेसिकली मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेम पॉइंट है कि यहां पर भी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ही पावर है कि वो एडजर्नमेंट सिन डाई कर सके, जो कि हमारे केस में लोकसभा के केस में कौन होता है, स्पीकर ऑफ द हाउस होता है, जो कि कौन है, हमारा भारत है, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। यहां पर देखिए छोटा सा चेंज आपको मिलेगा। यहां पर ये तो बता दिया है कि जो मीटिंग एंड हो गई और फिर ये कह रहा है कि सिटिंग विल स्टार्ट और फिर ये क्वेश्चन मार्क लग गए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है बच्चों की यहां पर ये तो बता दिया जाता है इस वर्ड के थ्रू कि सिटिंग जो है वो एंड हो गई है, बट नेक्स्ट सिटिंग कब होने वाली है ये डिस्क्राइब नहीं किया जाता, इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वो चीज डिस्क्राइब नहीं की जाती है। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम सिनेरियो राज्यसभा के केस में भी होता है। यहां पर कौन करेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं चीज। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एडजर्नमेंट सिन डाई के अंदर बेसिकली ये होता है कि इट मींस टर्मिनेटिंग अ सिटिंग फॉर इनडेफिनिट पीरियड। यहां पर टाइम डिस्क्राइब नहीं करा है कि अगली मीटिंग कब होगी, इनडेफिनिट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर दिया आपने इस सिटिंग को। तो ये क्या होता है, एडजर्नमेंट सिन डाई। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट आता है बच्चों, वो है इट्स फॉर बोथ अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये चीज दोनों हाउस के लिए एप्लीकेबल है। अपर हाउस के लिए तो होती ही है और साथ में लोअर हाउस के लिए भी है। दैट मींस राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही कर सकते हैं। दैट मींस ये वाला जो पावर है, एडजर्नमेंट सिन डाई की बात करते हैं, ये पावर भी किसके पास है, स्पीकर के पास ही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नॉर्मली अगर मैं कंडीशन बताऊं तो एडजर्नमेंट सिन डाई को यूज करने के बाद जिस दिन स्पीकर ये बोल देते हैं कि अब नेक्स्ट सिटिंग कब होगी, उसका डेट वो नहीं बताते हैं या इस टर्म का यूज करते हैं यूजुअली, उसके बाद होता यह है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही, 2 से 3 दिन के अंदर ही वो सेशन को क्या कर दिया जाता है, प्रोरोगेट कर दिया जाता है। अब देखिए एक लास्ट टर्म यूज किया जाता है प्रोरोगेशन। ये टर्म तब यूज किया जाता है जब किसी सेशन को एंड करना हो। अभी इसके पहले हम क्या कर रहे थे, एडजर्नमेंट के थ्रू उस सेशन की एक मीटिंग को एंड कर रहे थे, बट अब पूरे सेशन को ही एंड करना है कि बजट सेशन है, उस पूरे सेशन को ही आपको एंड करना है। तो किस वर्ड का यूज किया जाता है, प्रोरोगेशन। और ये कौन करता है, बेसिकली प्रोरोगेशन को यूज करने का पावर या किसी भी सेशन को बेसिकली एंड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। या आप याद रखिएगा, दैट मींस क्या हो जाएगा, समन बुलाने का अधिकार भी किनके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और प्रोरोगेशन का जो पावर है वो भी यहां पर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास ही होता है। यहां पर स्पीकर के पास ही पावर नहीं होता है या चेयरमैन के पास ही पावर नहीं होता है। राज्यसभा के केस के अंदर ये जो पावर है प्रोरोगेशन का, वो किसके पास होता है, हमारे माननीय हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, सेम चीज होती है। ये काइंड ऑफ समन भेजते हैं, ये कहते हैं एक लेटर के थ्रू, ऑफिशियल लेटर के थ्रू ये बता दिया जाता है, और दोनों जो हाउसेस हैं वो अपने उस सेशन को बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, एंड कर देते हैं। जैसे कि यहां पर कुछ पॉइंट्स में लिखा है कि इट इज फॉर एंडिंग द सेशन। तो प्रोरोगेशन किसके लिए यूज किया जाता है, किसी भी सेशन को एंड करने के लिए, कि बजट सेशन स्टार्ट हुआ है, समन के थ्रू उसको बुला लिया और प्रोरोगेशन के थ्रू उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि सिर्फ प्रेसिडेंट इस चीज को कर सकते हैं। ये एक पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, जैसे यहां पर कहा है
कि आफ्टर फ्यू डेज ऑफ एडजर्न संडाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब स्पीकर इस वर्ड का यूज कर लेते हैं एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हाउस को टर्मिनेट कर देते हैं, उसके कुछ दिन के बाद ही यूजुअली होता है कि प्रोरोगेशन का पावर यूज करके प्रेसिडेंट उस सेशन को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग्यू द हाउस व्हाइल इन सेशन, ये जरूरी नहीं है कि जब तक ये स्पीकर बोलेंगे नहीं, कि जब तक एडजर्न संडाई स्पीकर ने यूज नहीं करा है प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन का पावर यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट अगर सेशन चल रहा है उस सेशन को भी प्रोरोगेट कर सकते हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहां पर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड होता है डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना। बट देखो डिसोल्यूशन का जो पावर है ये भी बेसिकली किसके पास होता है बच्चों? किसी भी हाउस को डिसॉल्व करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास होता है। कुछ कंडीशंस के अंदर होता है, वो कंडीशंस भी हम समझ लेंगे। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर जानना जरूरी है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ हमारी लोकसभा जो होती है इट इज द सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व, कि 5 साल के अंदर ये डिसॉल्व हो जाती है, वापस से इलेक्शन होते हैं। बट यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर, कि हमारी जो राज्यसभा है इट इज द परमानेंट हाउस, वो परमानेंट हाउस होता है, तो ये सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व नहीं है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो जो डिसोल्यूशन का यूज किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकसभा के केस के अंदर होता है। यहां पर राज्यसभा के केस में चीजें नहीं होती हैं। ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, ये बात आपको याद रखना है। अब लोकसभा भी किन कंडीशंस में डिसॉल्व होती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए पहला तो कंडीशन ये होता है कि ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी। कोई सरकार बनी है आज, 5 साल के अंदर उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, 5 साल कंप्लीट करने के बाद वापस से क्या होते हैं? री इलेक्शन होते हैं। तो जब वापस से री इलेक्शन होते हैं तो 5 साल के बाद पहली कंडीशन ये कहती है कि लोकसभा ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों? डिसॉल्व हो जाती है। दूसरी कंडीशन की अगर हम यहां पर बात करें, और इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 साल है और अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है यहां पर तो वो एक बार में 1 साल के लिए यहां पर बढ़ा दी जाती है। तो ये कंडीशन भी आप याद रखिएगा, उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, एक लेक्चर के अंदर हम सारी इमरजेंसीज को भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट भी डिसॉल्व कर देते हैं। पहली कंडीशन होती है कि अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन यहां पर नहीं है, कि लोकसभा के अंदर जो सरकार है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, लोगों का भरोसा उठ गया, या कह सकते हैं कि उन्होंने मेजॉरिटी को लोकसभा में प्रूव नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं यहां पर प्रेसिडेंट? लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। दूसरी एक कंडीशन यहां पर होती है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसकी हमने बात करी थी बच्चों, 3 सर्कल्स याद आ रहा होगा आपको, कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर्स, तो यहां पर बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिजाइन करने पर ही क्या डिसॉल्व हो जाती है? हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। बिकॉज आपको एक वर्ड याद होगा, मैंने समझाया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन दो कंडीशंस के अंदर बेसिकली क्या होता है? लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। बट हमारी जो राज्यसभा है, जो कि आर्टिकल 80 के अंदर आती है, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, इसका डिसोल्यूशन यहां पर नहीं हो सकता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये सारी पॉइंट्स की हमने बात कर ली है। हमारा जो भारत है वो बहुत सारी चीजों को सीख रहा है, उसकी नई जिम्मेदारियां हैं। यहां पर आपने देखा है कि किस तरीके से वो हाउस को लीड करता जा रहा है, क्या क्या सिचुएशन आ रही है। बट आपको एक चीज पता होगी कि हर हाउस के अंदर, दोनों हाउस के अंदर हमने एक प्रोसेस को समझा था। क्या था वो प्रोसेस? एक बार देखिए, याद आ रहा है कि किसी भी बिल को पास होने के लिए क्या करना होता है? या तो वो सबसे पहले लोअर हाउस में जाएगा या फिर अपर हाउस में जाएगा। उसके बाद एक हाउस से पास होने के बाद वो दूसरे हाउस के अंदर जाता है। दूसरे हाउस से पास होने के बाद वो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल क्या बन जाता है बच्चों? एक्ट बन जाता है। बट यहां पर किसी भी बिल को पास होने के लिए मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, कि कितने लोग उस बिल के सपोर्ट में हैं और कितने लोग उस बिल का अपोज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक पुरानी, जब इस मेजॉरिटी की बात आती है तो भारत को एक पुराना सिनेरियो याद आ जाता है। वो देखता है कि एक बार स्कूल के अंदर भारत की टीचर उससे कहती है कि आप में से कितने बच्चे सिनेमा देखने जाना चाहते हैं और कितने बच्चे पिकनिक जाना चाहते हैं।
और इसका रिस्पॉन्सिबल भारत को बनाती है कि भारत जाओ क्लास में पूछ के आओ कि तुम्हारी क्लास के कितने बच्चे सिनेमा देखना जाना चाहते हैं और कितने बच्चे पिकनिक पे जाना चाहते हैं। तो देखिए होता यह है, पिकनिक के लिए इतने सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और यहां पर मूवी या सिनेमा देखने के लिए सिर्फ इतने बच्चे खड़े होते हैं। तो यहां पर ऑब्वियसली मेजॉरिटी किसकी ज्यादा हो गई है, ये पिकनिक वाले बच्चों की हो गई है। तो किसकी बात मान ली जाती है, इनकी बात मान ली जाती है और टीचर इन सारे बच्चों के साथ कहां पर जाते हैं, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। अब देखिए यहां पर सेम कंडीशन हमारे हाउसेस के अंदर भी होती है कि किसी बिल को अगर पास करना है तो ये कंडीशन हो जाती है यस की यस के लिए कितने लोग हैं, और एक कंडीशन होती नो कि कितने लोग उस बिल को पास नहीं करना चाहते। बट ये मेजॉरिटी का जो सिनेरियो है अब भारत के लिए इतना सिंपल नहीं रह गया है कि ज्यादा लोगों ने बोल दिया है तो हां हो गया और कम लोगों ने बोल दिया है तो यहां पर ना हो गया। अब भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ही इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहां पर मेजॉरिटी का जो सिनेरियो है, जितनी तरह की मेजॉरिटी होती है किसी बिल को पास करने के लिए, वो भी अलग अलग होती है। तो चलिए बच्चों उन मेजॉरिटीज को हम जान लेते हैं कि किसी भी बिल को अगर लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है तो उसको पास करने के लिए कितने टाइप की मेजॉरिटीज की जरूरत होती है। देखिए सबसे पहले तो बच्चों ये जानना जरूरी है कि मेजॉरिटी होती क्या है और इस मेजॉरिटी के थ्रू होता क्या है। देखिए जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा है बिल। बिल बेसिकली क्या होता है, बिल एक ऐसा ड्राफ्ट होता है जिसके अंदर उन पॉलिसीज को समराइज किया जाता है, उन पॉइंट्स को लिखा जाता है, उन पॉइंट्स को ड्राफ्ट किया जाता है जिसको पास करके वो एक्ट बनाना चाहते हैं। मान लेते हैं इसका एग्जांपल कि कोई एक एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन का कोई बिल बनाया जाता है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि इस सिनेरियो के अंदर या इस पॉइंट्स के ऊपर इस एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो ये पॉइंट्स बेसिकली कहां लिखे जाते हैं, इस बिल के अंदर लिखे जाते हैं। हो सकता है इस बिल के अंदर ये भी लिख दिया हो कि इन बच्चों को फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड किया जाएगा, बच्चों को फ्री फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स किसी एक मसौदे के अंदर जब तैयार कर लिए जाते हैं, बेसिकली उस मसौदे को ही क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। अब बिल का प्रोसेस क्या होता है वो हम सब एक बार जान लेते हैं वापस। सबसे पहले बिल कहां पर जाता है, या तो लोअर हाउस में जाएगा या अपर हाउस में जाएगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि नहीं सर सबसे पहले तो बिल जो है वो लोअर हाउस में ही जाएगा या लोकसभा में ही जाएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि बिल जो है वो नहीं, वो सबसे पहले राज्यसभा में जाता है। देखिए बच्चों ये कंफ्यूजन आज की क्लास में आपका दूर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर बिल लोकसभा में ही जाए या राज्यसभा के अंदर ही जाए। सबसे पहले हर बिल अलग अलग जगह पे जाता है क्योंकि हर बिल की क्वालिटी या कह सकते हैं कि हर बिल की कुछ इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिन्हें शुरुआत में लोकसभा में ही लाना पड़ता है, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए वापस से हमारा सिनेरियो हम समझ लेते हैं। शुरुआत में होता यह है कि एक बिल सबसे पहले जाता है लोकसभा में, लोकसभा में उस पर वोटिंग की जाती है। वोटिंग कौन सी याद आ रहा है, वो भारत के जब पिकनिक जाना था या सिनेमा जाना था तो कैसे वोट किया जा रहा था कि कितने लोग पिकनिक जाना चाहते हैं, कितने सिनेमा जाना चाहते हैं। ऐसे ही यहां पर सबसे पहले क्या की जाती है बच्चों, वोटिंग की जाती है। वोटिंग के बाद अगर इस बिल को वोटिंग के थ्रू ये बिल पास हो जाता है, दैट मींस ज्यादा लोग ये बोल देते हैं कि हां इस बिल को के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं वो सही है, तो ये बिल लोकसभा से पास हुआ मान लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज की जब हम बात करें तो वह बिल कहां जाएगा, फिर आपका राज्यसभा के अंदर जाता है। राज्यसभा के अंदर भी प्रॉपर वोटिंग की जाती है, वही मेजॉरिटी के साथ वोटिंग की जाती है। अब नेक्स्ट इसके बाद का जो स्टेप होता है कि राज्यसभा से भी पास होने के बाद बिल किसके पास चला जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते ही वो बिल क्या बन जाएगा बच्चों, वो बिल बन जाता है हमारा एक्ट, मतलब कानून। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसेस तो बड़ा आसान लग रहा होगा, बट यहां पर ये जो मेजॉरिटी है कि कितने लोग उसको मेजॉरिटी के साथ पास करते हैं। एक चीज क्या होती है मेजॉरिटी, कि टोटल क्लास में 100 बच्चे थे, 100 में से 60 ने बोला कि हाँ इस चीज को या हमको पिकनिक जाना है, और 40 बोलते हैं कि नहीं हमको पिकनिक नहीं जाना है। तो किसकी बात को माना जाएगा, ये 60 बच्चों की बात को माना जाएगा। ये भी एक मेजॉरिटी है। बट यहां पर इन बिल के कॉन्टेक्स्ट में मेजॉरिटी थोड़ी सी अलग होती है। बड़ी सिंपल चीजें बच्चों, आराम से इन चीजों को समझते हैं, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो मेजरली हमारे पास 3 तरह की मेजॉरिटी होती है। एक है सिंपल मेजॉरिटी, ध्यान से देखिएगा। दूसरी होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी
और तीसरी होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत जिसे कहा जाता है बेसिकली, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी कि कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर जो मेजॉरिटी दी जाती है, यहां पर उसकी बात कर रहे हैं। तीनों मेजॉरिटीज को हम समझते हैं, बड़ी इजी है, बड़ी सिंपल सी है, प्रॉपरली इन चीजों को समझते हैं बेटा। देखिए सबसे पहली आती है बच्चों सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल नाम से क्लियर हो रहा है कि बड़ी सिंपल सी मेजॉरिटी है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 कि 15 बच्चे हैं। यहां पर 15 बच्चों के साथ वोटिंग की जाती है कि कितने बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, सॉरी पिकनिक जाना चाहते हैं, और कितने बच्चे सिनेमा जाना चाहते हैं, और वोट करवाया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए होता यह है कि 15 में से 6 8 जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं हम कहां जाना चाहते हैं, पिकनिक जाना चाहते हैं, और ये जो 7 बच्चे हैं ये कहते हैं हम कहां जाना चाहते हैं, सिनेमा जाना चाहते हैं। अब किसकी बात मानी जाएगी, सिंपल सी चीज है, ये लोग हैं 8, ये कितने हैं 7, तो ये सिंपल मेजॉरिटी है। यहां पर कौन जीत गया है, ये 8 लोग जीत गए हैं। दैट मींस किसी भी बिल को पास करने के लिए अगर ज्यादा लोग ये कहते हैं कि हाँ ये बिल पास हो जाना चाहिए, तो उस तरह की मेजॉरिटी को क्या कहा जाता है बच्चों, सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। बट इसमें कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम देख लेते हैं। देखिए सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब है, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, कंफ्यूज मत होइए। अभी इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या बोल रहा है। मान लेते हैं कि लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है, 500 है, ये मान लेते हैं। अब यहां पर 50% कितने हो जाएंगे, 250 इसके 50% हो जाएंगे। बट एक पॉइंट याद रखिएगा, क्या 250 वोट से वो बिल पास हो जाएगा, नहीं, वो 250 वोट से पास नहीं होगा। यहां पर क्या लिखा है बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50%। दैट मींस बेसिकली यहां पर होता ही है कि 50% प्लस 1, कि जितना भी 50% है उसमें से अगर एक भी ज्यादा मिल गया तो वो बिल या आपकी एक मेजॉरिटी हो जाती है। ये कंडीशन है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऐसे लोग जो प्रेजेंट हैं और ऐसे लोग जो वोट भी कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि मान लेते हैं कि जो लोकसभा है उसकी टोटल स्ट्रेंथ तो 500 ही है, बट जिस दिन बिल प्रेजेंट किया, जिस दिन बिल को प्रेजेंट किया है, उस दिन सिर्फ 200 लोग ही हाउस के अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे। तो क्या अब जो मेजॉरिटी ली जाएगी वो 250 ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं ले सकते। भले ही 500 का 50% कितना है, 250, बट हम अभी 250 यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि लोग ही कितने आए हैं हाउस के अंदर, सिर्फ 200 मेंबर्स प्रेजेंट है। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या कहा जा रहा है, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहां पर जो 50% लिया जाएगा वो इस 500 का नहीं लेंगे बेटा, वो इस 200 का लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 100। और एक बात मैंने और बताई है कि 50% प्लस 1 का सिनेरियो रहता है, मतलब 100 प्लस 1 101, याद रखिएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी है, सिंपल मेजॉरिटी है, 50% प्लस 1 है, बट किसका, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबर ऑफ द हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, उस दिन जितने मेंबर्स आ गए हाउस के अंदर, जितने प्रेजेंट है और जितने वोट कर रहे हैं, ये उनकी बात की जाती है बच्चों। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहां पर क्या कहा गया है कि इसको वर्किंग मेजॉरिटी और फंक्शनल मेजॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। दैट मींस हमारी जो सिंपल मेजॉरिटी है उसे वर्किंग मेजॉरिटी भी हम बोलते हैं, और यहां पर उस सिंपल मेजॉरिटी को बेसिकली फंक्शनल मेजॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें बच्चों, व्हेन लॉ डज नॉट स्पेसिफाई सिंपल मेजॉरिटी इज यूज्ड, कि ऐसा कोई बिल आ गया है जिसको किस मेजॉरिटी से पास करना है ये पता ही नहीं है, ये कानून में संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, तो ऐसे लॉ को हमेशा सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब इस मेजॉरिटी से कौन कौन से बिल पास किए जाते हैं वो देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ये बिल को किस मेजॉरिटी से पास किया जाता है, तो सिंपल मेजॉरिटी से कौन से बिल पास किए जाते हैं बच्चों, पहला है ऑर्डिनरी बिल, ये बिल्स के बारे में हम आगे इसी लेक्चर में जानने वाले हैं। सेकंड है आपका फाइनेंस बिल, इसके बाद मनी बिल। प्रेसिडेंट रूल अगर आपको लगाना है, स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो भी अगर प्रेसिडेंट रूल के बिल को भी पास करना है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, जिसके बारे में हमने बात करी थी
कि भारत कैसे स्पीकर बना था, उसके लिए भी बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज करना है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज करना है, इसके लिए भी बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी का ही यूज किया जाता है। आई होप बच्चों आपको सिंपल मेजॉरिटी समझ में आ गई होगी। ये बात याद रखिएगा, 50 मोर देन 50%, बट किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग का, कि जितने प्रेजेंट हैं और जितने वोट कर रहे हैं उनका मोर देन 50%, ना कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब दूसरी होती है यहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सेम कंडीशन है, इतने लोगों ने बोला है हाँ, इतने लोगों ने बोला है ना, है ना। 8 लोग यहां पर बोलते हैं कि ये बिल पास हो जाना चाहिए, 7 बोलते हैं कि ये बिल यहां पर पास नहीं होना चाहिए। बट देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, एब्सोल्यूट, बड़ा सिंपल है, पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट की बात कर दी यहां पे। तो यहां पर वो 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला सिनेरियो नहीं रहता है। याद रखिएगा क्या लिखा है, majority of the more than 50% members of the house total membership, कि जितने भी मेंबर्स है हाउस के अंदर, कितने आए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका मोर देन 50%। जैसे वो पुराने वाले सिनेरियो के अंदर कि टोटल कितने थे 500 है हाउस की स्ट्रेंथ, आए कितने हैं 200, वर्सेस 200 से कोई मतलब नहीं है, ये 500 का ही मोर देन 50% यहां पर होना चाहिए। ये इसी की बात की जा रही है बच्चों कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एब्सोल्यूट कितने आए हैं कितने प्रेजेंट है कोई मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट जितने भी टोटल मेंबर ऑफ द हाउस है उसका 50+1%, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, पूर्ण बहुमत। और ये नंबर जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों? हमने अभी बात करी है कि कितने आए हैं कितने प्रेजेंट है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये फिक्स ही है हमेशा। जैसे हमने जब सिंपल मेजॉरिटी की बात करी थी, उसका नंबर फिक्स नहीं होता है, वो तो डिपेंड करता है कि कितने लोग आ रहे हैं उस दिन, उसका मोर देन 50% है। बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए ये जो नंबर होता है बच्चों वो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, एक और मेजॉरिटी की हम बात करते हैं जो थोड़ी सी यहां पर इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी। अब आपको हो सकता है कि इस मेजॉरिटी के अंदर कुछ आर्टिकल्स आपको डिफिकल्ट लगे, इस मेजॉरिटी को समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, बट मैं आपको ये चाहूंगा कि आप इस मेजॉरिटी को, जब आप स्पेशल मेजॉरिटी को समझे तो एक सिंपल वे के अंदर समझिए, है ना, बड़े सिंपल शब्दों में हम समझते हैं। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी कुछ स्पेशल कंडीशंस के लिए यूज की जाती है, अदरवाइज सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से काम हो जाता है। बट स्पेशल मेजॉरिटी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस की यहां पर बात की जा रही है। तो चलिए बच्चों स्पेशल मेजॉरिटी को यहां पर हम समझते हैं कि बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली मेजॉरिटी की बात करें स्पेशल, तो वो होती है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249। यहां पर लिखा है कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। यहां पर क्या मतलब है इसका, बड़ा सिंपल सी चीज है कि इसमें क्या होता है बच्चों, नॉर्मल सी चीज है कि जितने भी मेंबर्स आए हैं उनका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, कि जितने भी मेंबर्स आते हैं उनका 2/3 यहां पर कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं, सिंपल सी चीज है कि हम लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर्स हैं 500 और आते हैं एक दिन सिर्फ 300। अब इस 300 का 2/3, 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है कितना हो जाएगा, 100। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 249 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये स्पेसिफिकली कुछ राज्यसभा की कंडीशंस होती है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाती है, उसको प्रमोगेट करने के लिए इस तरह की मेजॉरिटी का यहां पर यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स की जब हम बात करेंगे, राज्यसभा को जब हम डिटेल में समझेंगे तो इस पॉइंट के बारे में भी जानेंगे कि ऑल इंडिया सर्विसेज को बेसिकली कैसे प्रमोगेट किया जाता है या नई सर्विसेज को कैसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, दूसरी जो स्पेशल मेजॉरिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। बच्चों कुछ याद आ रहा है, संविधान को अमेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, तो जितनी भी स्पेशल मेजॉरिटीज दी गई हैं यहां पर ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। तो देखिए ये कंडीशन भी बड़ी सिंपल सी है, यहां पर क्या है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये दो चीजों की बात करता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग तो होना ही चाहिए, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होना चाहिए। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये कैसे कंडीशंस है, इसमें क्या कहा जा रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, बड़ा सिंपल से वर्ड में हम समझ लेते हैं।
मान लेते हैं कि टोटल वही लोकसभा की मान लेते हैं स्ट्रेंथ कितनी है, 500 है। अब यहां पर प्रेजेंट कितने थे उस दिन, 300 प्रेजेंट थे। अब 300 का 2/3 जब आप कर देते हैं, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, अभी हमने देखा था वो कितना हो गया था, 200। बट इस 2/3 से ही काम नहीं चलेगा, यहां पर क्या लिखा है, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, 50% प्लस 1। अब ये 500 की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी, आई थिंक 251। 500 का कितना होता है 50%, 250, और 251 प्लस 1 कर देंगे तो 251। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 251। दैट मींस ये बिल अब पास हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली बोल के रखा है बच्चों कि 2/3 जितने मेंबर्स हैं उनका 2/3 तो होना ही चाहिए, बट वो एटलीस्ट इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बराबर भी होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो वहां पर इस तरह की प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये बड़ी जटिल सी प्रोसेस है ना, बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। दैट्स व्हाई यहां पर इतने ज्यादा मेंबर्स की मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, इतनी मेजॉरिटीज का यूज किया जाता है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए इस मेजॉरिटी का यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए इस मेजॉरिटी का यूज किया जाता है। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे सीएजी के बारे में। चीफ इलेक्शन कमीशन, इनको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट जज की हम बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट जज की बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, इस टाइम के ऊपर भी इस तरह की स्पेशल मेजॉरिटी का ही यूज करके उस बिल को पास कराया जाता है। याद रखिएगा ना, चिंता मत कीजिए। नेशनल इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारी चीजें आगे के लेक्चर्स में हम प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं। लास्ट ईयर्स में पूछे भी गए हैं कई क्वेश्चंस। इसके बाद जो लास्ट आती है मेजॉरिटी, वो है बच्चों बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 बेसिकली क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बात याद रखिएगा। आर्टिकल 61 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल है प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से, कि प्रेसिडेंट को अगर उनकी पोस्ट से हटाना है उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, तो एक प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है। उस प्रोसेस को संविधान में कहा गया है इंपीचमेंट। तो प्रेसिडेंट को अगर इंपीच करना है तो उसके लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है उस बिल को पास कराने के लिए, इंपीचमेंट के बिल को, या कह सकते हैं इंपीचमेंट को क्लियर करवाने के लिए, वो होती है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, जिसमें क्या होता है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सिंपल सी चीजें कि जितनी भी हाउस की स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना। मोर देन 2/3 की बेसिकली बात, 2/3 की बात कर रहे हैं यहां पर, जो कि ऑब्वियसली 2/3 जब होता है तो काफी ज्यादा मेजॉरिटी हो जाती है। 2/3 आप समझ रहे हैं कि 300 अगर लोग हैं, उसका 2/3 आप निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा, 200 लोग। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना। तो दैट्स व्हाई यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको तीनों मेजॉरिटीज यहां पर समझ में आ गई होगी। अब चलिए, हम यहां पर बहुत टाइम से हमने मेजॉरिटी समझ ली है। ये मेजॉरिटी का यूज किसके लिए किया जाता है, मेजॉरिटी का यूज किया जाता है बिल्स को पास करवाने के लिए, है ना। हमने मनी बिल की बात कर रहे थे, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करिए, ऑर्डिनरी बिल हमने देखा था। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये बिल होता क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, बिल इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट, जिसके अंदर वो सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं जिन पॉइंट्स के थ्रू कोई एक्ट बनाना आप चाह रहे हैं, या जिन पॉइंट्स को आप किसी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। अब देखिए, यहां पर बिल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बच्चों। पहले बिल की बात की जाए तो एक होते हैं पब्लिक बिल, जो कि मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको ज्यादा चांस होते हैं जिसके पास होने के। और यहां पर यह कहा गया है कि रिजेक्शन इन लोकसभा में लीड टू रिजिग्नेशन ऑफ होल कैबिनेट। अब यहां पर ये पब्लिक बिल होते क्या है, देखिए, ऐसा बिल जो कोई मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। मिनिस्टर का क्या मतलब है, अब आपको लग रहा होगा कि सर जो भी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं वो सारे ही तो मिनिस्टर होते हैं। नहीं, वो सारे मिनिस्टर नहीं है बच्चों, दे आर नॉट मिनिस्टर। हम उनको क्या बोलते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दे ऑल आर नॉट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर कौन होते हैं, कुछ याद आ रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो लोग होते हैं, जैसे कि हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं, इन्हीं को मिनिस्टर कहा जाता है। बाकी जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक बिल प्रेजेंट किया जाता है वो सिर्फ किसके थ्रू किया जाता है? मिनिस्टर के थ्रू किया जाता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मिनिस्टर। इनके अलावा जितने मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं बच्चों, उनको मिनिस्टर नहीं कहा जाता है। तो यहां पर पब्लिक बिल किसके थ्रू प्रेजेंट किया जाता है? एक मिनिस्टर के थ्रू ही प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, किसके चांसेस ज्यादा होते हैं पास होने के? ऑब्वियसली जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके हैं? वो एक ऐसी पार्टी के हैं जो कि सत्ता के अंदर है। तो दैट्स वाई इस बिल के पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं मेजॉरिटी को लूज कर दिया गया है। तो ये हो सकता है कि लोकसभा या पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़े। ये हो सकता है, कंडीशन है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बिल के साथ ये कंडीशन होगी, कुछ बिल के साथ ही हो सकता है। दूसरा होता है बच्चों, यहां पर नेक्स्ट बिल की बात की जाए तो प्राइवेट बिल है ना। यहां पर मैंने बताया था प्राइवेट बिल कौन सा, कि मिनिस्टर के अलावा अगर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर बेसिकली है नहीं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो किसी बिल को प्रेजेंट करते हैं तो वो कहा जाता है प्राइवेट बिल, उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ बिल की बात की जाए तो यहां पर मेजरली 4 तरह के बिल होते हैं। चारों बिल्स को प्रॉपरली हम समझ लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स हैं। सबसे पहला बिल होता है बच्चों ऑर्डिनरी बिल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑर्डिनरी बिल होता है। ऑर्डिनरी चीजों के लिए जो बिल किया जाता है उसे ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा कि इसमें मेजॉरिटी भी कौन सी चाहिए, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी की बात होगी यहां पर, है ना, आगे समझेंगे इस चीज को। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल। इनके आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 107 एंड आर्टिकल 108, याद आ रहा है कुछ? 108 अभी पढ़ा है बच्चों हमने, ज्वाइंट सिटिंग। तो ऑर्डिनरी बिल का जो जिक्र है वो कहां कहां पर किया गया है? एक तो आर्टिकल 107 के अंदर भी बताया गया है उसके बारे में, और आर्टिकल 108 के अंदर भी बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108, याद रखिएगा बच्चों, ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है ये। नेक्स्ट बिल की अगर बात की जाए तो ये है मनी बिल। मनी बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर आता है। मनी बिल आता है आर्टिकल 110 के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बिल की अगर बात की जाए तो ये फाइनेंस बिल होता है, जो कि आर्टिकल 117 के अंदर आता है। और इसके बाद एक बिल की बात की जाए जिसकी हम बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कि संविधान को आपको अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। तो ये वाला जो बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 368 के अंदर आता है। चलिए बच्चों, इन सारे बिल्स को प्रॉपरली हम समझना स्टार्ट करते हैं कि इन बिल्स के अंदर क्या लिखा है। सबसे पहले बिल की अगर बात की जाए तो ये हमारा ऑर्डिनरी बिल, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये ऑर्डिनरी बिल है। अब इसको प्रेजेंट कौन कर सकता है? देखिए, या तो ये कोई मिनिस्टर भी प्रेजेंट कर सकता है। मिनिस्टर कौन है याद आ गया? मैंने अभी बताया था आपको किसको मिनिस्टर कहा जाता है। कोई मिनिस्टर भी प्रेजेंट कर सकता है और कोई प्राइवेट मेंबर भी प्रेजेंट कर सकता है। दैट मींस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब कहां प्रेजेंट करेंगे सर? लोकसभा में करेंगे प्रेजेंट या राज्यसभा में करेंगे प्रेजेंट? सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना। मैंने बताया था कि कुछ बिल होते हैं जिनको सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ बिल होते हैं जिनको लोकसभा में भी प्रेजेंट कर सकते हो और राज्यसभा के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में ये याद रखिएगा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा। इसको या तो आप चाहो तो लोकसभा में प्रेजेंट कर दो, या आप चाहो तो राज्यसभा के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बाउंडेशन नहीं है इसमें कि सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे या सिर्फ राज्यसभा में पहले जाएगा। जहां जाना है कहीं भी आप इसको पहले प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डिनरी बिल के केस में जो हमारा राज्यसभा है, अपर हाउस है, उसके पास पूरे पावर्स होते हैं। दे हैव ऑल पावर्स। क्या पावर होता है? कि अगर वो बिल उनको सही नहीं लग रहा है, वो बिल के अंदर कुछ क्लॉजेस हैं, कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है, राज्यसभा मेंबर्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर सकते हैं? उस बिल को रिजेक्ट कर देंगे या तो पूरी तरीके से, या बिल को अमेंड कर देंगे। अमेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो पॉइंट उस बिल का उनको सही नहीं लगा है वो ये कहेंगे कि इस पॉइंट को हटा दो, या उनको कोई पॉइंट सही लगता है तो उस पॉइंट को वो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऑर्डिनरी बिल के केस के अंदर ये पावर राज्यसभा के पास होता है कि वो किसी बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है और किसी बिल को अमेंड भी कर सकती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि देखिए, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है
कि जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेंगे उस बिल को प्रेजेंट आप नहीं कर सकते। बट ऑर्डिनरी बिल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नीडेड नहीं होता है। और यहां पर एक बात है कि मान लेते हैं, हम हमारे पुराने प्रोसेस को देखेंगे सबसे पहले, जैसा कि हमने देखा था कि मान लेते हैं कि वो बिल प्रेजेंट कर दिया है शुरुआत में राज्यसभा के अंदर। अब राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को कितने टाइम तक अपने पास रख सकता है? वो पास ही नहीं कर रहा है, मान लेते हैं उस बिल के ऊपर चर्चा भी नहीं की जा रही है, डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, वोटिंग भी नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम कि राज्यसभा किसी ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम कितने टाइम के लिए रख सकती है बच्चों? 6 मंथ्स के लिए रख सकती है। कि याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। देख लेते हैं इसको एक बार, उस पॉइंट से समझ लेते हैं। पुराना वाला जो स्लाइड था, जिस स्लाइड के अंदर हमने बिल्स की बात करी थी, है ना, एक बार प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। देखिए क्या था यहां पर, बिल जो है वो कहां गया? लोकसभा में गया। अब मान लेते हैं कि बिल लोकसभा में जाने के बाद कहां पर चला गया है? ये लोकसभा में गया। लोकसभा में जाने के बाद बिल राज्यसभा में चला गया। ये बिल कौन सा था? ऑर्डिनरी बिल था। राज्यसभा इसको कितने टाइम तक रख सकती है? मैक्सिमम 6 महीने तक रख सकती है, बस 6 मंथ्स तक इसको रखा जा सकता है। 6 महीने से ज्यादा राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को होल्ड नहीं कर सकती। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों, यहां पर नेक्स्ट अगर ऑर्डिनरी बिल के बारे में जाना जाए, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है ऑर्डिनरी है ये बिल, है ना, ये ऑर्डिनरी चीजों के लिए किया जाता है। या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑर्डिनरी बिल बेसिकली क्या कह रहा था। हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए थे कि ये 6 महीने से ज्यादा राज्यसभा इसके अपने पास नहीं रख सकती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। ज्वाइंट सिटिंग कराई जा सकती है किसके लिए? ऑर्डिनरी बिल के लिए। याद आ रहा है 108 समन कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहे थे। प्रिसाइड कौन कर रहा था? स्पीकर ऑफ लोकसभा कर रहा था। तो यहां पर ऑर्डिनरी बिल के टाइम पे आप ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं। नेक्स्ट बिल की बात की जाए बच्चों तो ये होता है मनी बिल। नाम से क्लियर हो रहा है कि जितने भी मनी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जैसे टैक्सेशन को बढ़ाना है, किसी नए टैक्स को इंपोज करना है, मनी से रिलेटेड जो मैटर है कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड से मनी को निकालना है, या उसके अंदर कोई और उसके ऊपर भार बढ़ाना है, तो यहां पर जितने भी मनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसका जो बिल प्रेजेंट किया जाता है उस बिल को बेसिकली कहा जाता है मनी बिल। याद रखिएगा। अब ये बिल कौन प्रेजेंट कर सकता है? ये बिल सिर्फ मिनिस्टर प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही, या कोई जिसको मिनिस्टर पद मिला हुआ है वही पर्सन मनी बिल को प्रेजेंट कर सकता है, कोई और यहां पर उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। मनी बिल को आप राज्यसभा में लेके नहीं आ सकते। मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, सबसे पहले कहां जाएगा? वो लोकसभा में ही जाएगा। याद रखिएगा, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कि इसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। ऑर्डिनरी बिल के लिए चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था। मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि मनी बिल के अंदर राज्यसभा के पावर्स बहुत लिमिटेड है। जैसे ऑर्डिनरी बिल में क्या हो रहा था कि राज्यसभा उसको अमेंड भी कर सकती थी, उसको रिजेक्ट भी कर सकती थी, बट मनी बिल के केस में राज्यसभा के थोड़े से पावर जो है वो कम हो जाते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड बिल, ओनली गिव रिकमेंडेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई बिल लोकसभा ने कर दिया है पास, कौन सा बिल है? मनी बिल। मनी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया, पास होने के बाद वो बिल राज्यसभा में गया, राज्यसभा को उस बिल के कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आए या वो बिल उनके हिसाब से ठीक नहीं था, तो राज्यसभा ना तो उस बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ना उस बिल को अमेंड कर सकती है कि कोई नए पॉइंट जोड़ दिए। हाँ वो क्या कर सकती है? रिकमेंडेशंस दे सकती है। वो ये बोल सकती है कि इस बिल के अंदर ये वाला पॉइंट गलत है, इसकी जगह ये पॉइंट होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। अब वो लोकसभा के पास थे कि वो उनके रिकमेंडेशंस को माने या ना माने, है ना। रिकमेंडेशन की बात करें, फोर्सफुली रिकमेंडेशन को नहीं मनाया जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कि कोई बिल, अगर मनी बिल की हम बात कर रहे हैं, मनी बिल अगर राज्यसभा के पास गया है तो मैक्सिमम वो उसको 14 दिन तक रख सकते हैं अपने पास, 14 डेज तक। 14 डेज के अंदर अगर राज्यसभा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसके ऊपर, तो वो बिल ऑटोमेटिकली राज्यसभा से पास हुआ मान लिया जाता है। याद रखिएगा 14 डेज। और वहां पर ऑर्डिनरी बिल के अंदर 6 मंथ्स की हम बात कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि मनी बिल के केस के अंदर यहां पर प्रेसिडेंट के भी
कुछ पावर्स होते हैं। नॉर्मली पॉइंट की बात करें तो प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस से नहीं भेज सकते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है मनी बिल के लिए। अ बिल मनी बिल और नॉट द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है कि कोई बिल अगर है, उस बिल के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मनी बिल के हैं या नहीं है। या अगर मैं सीधे से शब्दों में बात करूं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। दैट मींस ये हमारा भारत डिसाइड करेगा, हमारा जो कैरेक्टर है भारत, वो डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ना बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बिल की अगर बात करें तो नेक्स्ट बिल की बात की जाए बच्चों तो ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसके बारे में हमने देखा था स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। तो अगर संविधान को अमेंड करना है, संविधान में कुछ चीजें जोड़नी है, जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखा है, याद आ रहा है कुछ? इसके अलावा हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखा था कि संविधान के अंदर अगर आपको कुछ जोड़ना है तो यहां पर उसके लिए भी एक बिल प्रेजेंट किया जाता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, जो कि किस आर्टिकल के अंदर आता है बच्चों? ये आता है अंडर आर्टिकल 368। और ये किसके थ्रू किया जाता है? या तो कोई मिनिस्टर प्रेजेंट कर सकता है इसको, या कोई प्राइवेट मेंबर भी इस बिल को प्रेजेंट कर सकता है ना बच्चों। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए कि इस बिल के अंदर यह होता है कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन यहां पर जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को या तो आप लोकसभा में भी प्रेजेंट कर सकते हो या आप राज्यसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि लोकसभा में पहले करना पड़ेगा, राज्यसभा में पहले करना पड़ेगा। दोनों में से किसी भी हाउस में इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि यहां पर अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर लिखा है एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, ही कांट रिटर्न द बिल विथ होल्ड इट। दैट मींस कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से पास होकर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए आता है तो प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकते हैं, अपने पास भी नहीं रखेंगे और उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, उनको अपनी असेंट सहमति देना ही पड़ेगी। देखिए बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आज हमने समझ लिए हैं, है ना। हमने देखा है कि हमारे भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है, ये सारे बिल्स को वो पास करवाता है, ये सारी चीजें वो कर रहा है। तो देखिए पार्लियामेंट को भी समझने का तरीका यही है कि आप उसकी सारी प्रोसेस को समझ ले, क्योंकि एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं प्रोसेस के अंदर से, इन्हीं बिल के अंदर से, इन्हीं पॉइंट्स में से कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, अ पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। कि ऐसा कोई मेंबर या ऐसा कोई पर्सन जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है बट उसको प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर अपॉइंट कर देते हैं, मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है, ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा पहले क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर बेसिकली क्या है बच्चों? 25 ईयर्स। कैसे? क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए भी तो एज 25 ईयर्स है और लोकसभा के अंदर इलेक्ट होने के बाद भी तो कोई पर्सन प्रधानमंत्री बन सकता है, ये याद रखिएगा। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर है 25 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज नॉट करेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनी बिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। Second is the Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha and send it for reconsideration within 14 days. A money bill can be tabled in either house of the parliament. The Speaker of Lok Sabha is the final authority to decide whether bill is money bill or not. ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है और ये वाला पॉइंट भी सही है। बट यहां पर क्या बोल रहे हैं कि कहीं भी रख सकते हैं क्या मनी बिल को? लोकसभा में भी प्रेजेंट कर दोगे, राज्यसभा के अंदर भी नहीं। अभी हमने देखा है कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।
सो ये पॉइंट मनी बिल के बारे में करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, हु सर्टिफाई बिल बी ए मनी बिल इन इंडिया? याद करिए, बताइएगा कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड कौन करेगा? हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा, दैट मींस हमारा भारत डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों की, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसेबल बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डैश द हाउस, प्रेसिडेंट इसमें से क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन सिंडाय, दूसरा प्रोग्यू, अडजर्न और नन ऑफ दिस। इसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बच्चों यहां पर बात की जाए, काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन डिले अ मनी बिल फॉर, कि जो हमारा राज्यसभा है वो मनी बिल को कितने टाइम तक अपने पास रख सकती है? इसका क्या आंसर होगा बच्चों? 14 डेज, कि मैक्सिमम 14 दिन तक उस बिल को वो अपने पास रख सकती है। और अगर बिल को उन्होंने पास नहीं करा या होल्ड भी कर लिया तो 14 दिन के बाद वो बिल ऑटोमेटिकली पास हुआ मान लिया जाता है। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस इज द पावर ऑफ, एडजर्नमेंट कौन कर सकता है हाउस का? प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? बड़ा सिंपल सा आंसर है, समन कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहे थे। प्रोरोगेशन कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहे थे। बट एडजर्नमेंट का पावर किसके पास था? हमारे भारत के पास था, दैट मींस स्पीकर ऑफ द हाउस कर सकता है ना। तो देखिए बच्चों, आज हमने पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग्स के बारे में जान लिया है, बिल्स के बारे में हमने जाना है, मेजॉरिटी के बारे में हमने जाना है, हमने पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ के भी बारे में जाना है कि किसी मीटिंग को स्टार्ट करना है तो कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं कि हमारा लोकसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स है वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है, और हमने एक स्टोरी के थ्रू ये देखा है कि किस तरीके से भारत स्पीकर बन गया है और लोकसभा की कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भारत की इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर राज्यसभा के बारे में जानेंगे कि भारत कैसे राज्यसभा का चेयरमैन बनता है, दैट मींस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, और आगे भारत ही जाके हमारा प्रेसिडेंट भी बनेगा, राष्ट्रपति भी बनिएगा। चलिए बच्चों, तब तक अच्छे से मेहनत करते रहिए। जय हिंद।